नमस्ते प्यारे बच्चों। जैसे कि आप जान रहे हैं कि नए सत्र की पढ़ाई प्रारंभ हो रही है और हम आपकी कक्षा में आप लोगों को पढ़ाने के लिए हिंदी विषय के लिए हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आपको जैसे ही मैं कहा हिंदी विषय, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं आपको, विषय और भाषा दो चीज़ होती है। हिंदी भाषा है और भाषा का ज्ञान होना किसी भी राष्ट्र के लोगों के लिए अति आवश्यक है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और हम आप लोग को हिंदी के बारे में, हिंदी के जो उत्पत्ति है इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, बात यह है, पहली बात यह होती है कि भाषा होती क्या है। भाषा की परिभाषा होती है कि जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा देते हैं और दूसरे के विचारों को हम जान जाते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। भाषा कितनी प्रकार की होती हैं, भाषा के स्वरूप क्या होते हैं। भाषा 3 प्रकार की होती है। एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा जिससे हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसी बोलचाल के द्वारा हम जो आप एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, यही चीज़ मौखिक भाषा है। लिखित भाषा का मतलब हम आपको जो कुछ लिख कर पढ़ाते हैं या आप हमें लिख कर जो कुछ देते हैं, हम उसको समझ जाते हैं, आप हमारे विचारों को समझ जाते हैं, इसे लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा क्या होती है? सांकेतिक भाषा उस भाषा को कहते हैं जिसमें संकेत द्वारा एक व्यक्ति अपने विचार को दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा देता है। जैसे छोटा सा बालक है, जब उसे भूख लगती है तो क्या करता है? रोता है और माँ ये समझ जाती है कि मेरा बच्चा क्या है? भूखा है। दूसरा उदाहरण लीजिए, जैसे हम आपको पढ़ाते समय कक्षा में कहते हैं शांत रहिए, तो यह ऐसे संकेत करते हैं, बेटा, यानी ये सांकेतिक भाषा की आप शांत हो जाइए। अब किसी भी भाषा में 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे वर्ण, शब्द और वाक्य। इसी पर किसी भी भाषा का पूर्ण बोध होता है। फिर आपके दिमाग में बात आती है कि वर्ण होता क्या है? वर्ण होता क्या है? तो आप यह जान लें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण में बेटा, जैसे हमारे हिंदी में, किसी भी भाषा में स्वर और व्यंजन जरूर होते हैं, तो वर्ण के अंतर्गत स्वर भी होता है और व्यंजन भी होता है। यानी कोई पूछे आपसे कि वर्ण कौन कौन से हैं, तो वह स्वर भी है और व्यंजन, दोनों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जब वर्णों का हम विवेचना करते हैं तो स्वर अलग होता है और व्यंजन अलग होता है। हम पहले स्वर की बात कर रहे हैं, क्योंकि यह मूल ज्ञान है किसी भी भाषा का। ये क्या है? मूल ज्ञान है। स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं।
स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। फिर प्रश्न बनता है कि स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 13 मानी जाती है, लेकिन पूछने वाले इसके दो स्तर से पूछते हैं, एक उच्चारण के आधार पर और एक लिखित के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है और लिखित के आधार पर स्वरों की संख्या 13 होती है। अब बात यह थी कि 13-11 में विवेचना क्यों है? क्यों कि सामान्य रूप से यह कहा जाता है कि जो उच्चारण के आधार पर होता है वह मानक स्वर होता है, जिसमें जैसे अ से लेकर आप जब पढ़ते जाते हैं तो आखिरी में अंग और अह आता है। अंग और अह यह अयोगवाहक स्वर होते हैं। अयोगवाहक का मतलब ये हो गया कि न यह पूर्ण रूप से स्वर नहीं है, यह दो वर्ण से मिलकर बने हैं, अंग अ और न, अह अ और ह से। इसलिए न यह स्वर हैं और न इनकी गणना व्यंजन में होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? अयोगवाहक। अगली बात, अब बात यह आती है कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 11, लिखित के आधार पर स्वरों की संख्या 13। हमेशा स्वरों का 3 गुना व्यंजन होता है। अगर हम उच्चारण के आधार पर कहते हैं कि स्वर 11 हैं तो व्यंजनों की संख्या 33, दोनों को जोड़ें कितना हो जाएगा? 44। अगर हम उसको 13 कहते हैं तो स्वरों व्यंजनों की संख्या 13 39, जोड़ें कितना हो जाएगा? 52। इसलिए कहा जाता है यानी सब वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। अच्छा, अब फिर हम चल रहे हैं स्वर पर। अब स्वर के प्रकार। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लघु स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे हम लघु स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में लघु का दुगना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में लघु का 3 गुना समय लगता है उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे इस ओम, हरिओम, देखिए ना, उसमें लघु का 3 गुना समय लगता है। लघु स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, छोटी, छोटा और री लघु स्वर होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। प्यारे बच्चों, अब यह बातें रह गई स्वर की। स्वर के बाद बातें आती हैं किसकी? व्यंजन की। बातें किसकी आती हैं? व्यंजन की। तो व्यंजन, जिस वर्ण का उच्चारण हम स्वर की सहायता से करते हैं वही वर्ण व्यंजन कहलाता है। अर्थात बिना स्वर का व्यंजन की कल्पना नहीं की जा सकती। अब बात रह गई व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, इसकी क्या पहचान होती है, हम बात कर रहे हैं। देखिए, व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन की मैं परिभाषा आपको बता दिया। व्यंजन के प्रकार की हम बात कर रहे हैं। जैसे हम पहले आपको बता दिए कि हमेशा स्वर का 3 गुना क्या होता है? व्यंजन होता है। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। फिर आपके दिमाग में आती है बात कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। हम आपको बता दें कि क से लेकर क जितने अक्षर उसमें होते हैं उसको हम उस वर्ग की मानते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। ठीक है। स्पर्श का मतलब होता है छूना। स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना। हमारे मुख के अंदर 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये 5 भाग होते हैं। यही बेटा स्पर्श व्यंजन के
भाग होते हैं, कह लीजिए स्पर्श व्यंजन जो स्वर हो या व्यंजन हो, इन्हीं स्थानों से उनका उच्चारण होता है। अब बात मैं करता हूँ, उसको समझाने की बहुत सरल आइडिया बता रहा हूँ। जैसे मैंने पहले कहा कि कंठ, यह स्पर्श व्यंजन के बारे में बता रहा हूँ। कंठ, कंठ किससे लिखा जाता है? क से। कंठ किससे लिखा जाता है? क से। यह और व्यंजन का पहला लाइन क्या होती है? किससे शुरू होता है? क से, यानी क ख ग घ अंगा। अब देखें, पहले आपको यह समझा दें, शायद आप सस्पेंस हो रहे होंगे कि कंठ होता क्या है। जहाँ से हम खाना निगलते हैं वह कंठ होता है। कंठ, पहला भाग कंठ, फिर उसके बाद ऐसे होता है बेटा, ऐसे, यह कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ, यानी अगला भाग यहाँ कंठ होता है। और पहला व्यंजन की पहली लाइन कहाँ से है? क से, यानी हम क के अक्षर को, क के जितने अक्षर है, क ख ग घ ङ, जितने अक्षर हैं उनको हम किससे उच्चारण करते हैं? कंठ से। इसको याद कर लीजिए क्रम से, जब ये पांचों क्रम से याद रहेंगे तो हमेशा याद हो जाएगा। कंठ, क ख ग घ ङ, यानी क का जितने अक्षर हैं उसका उच्चारण क्या है? कंठ से। दूसरा भाग आता है किसका? क ख ग के बाद च का, और कंठ के बाद किसका आता है? तालु से, यानी दूसरे भाग को हम दूसरे में लग दें। च को, च वाले भाग को कहाँ से रखेंगे? तालु में। च छ ज झ यहाँ तालु में। फिर आ गया टठ, फिर मूर्धा आ गया तीसरे नंबर पर, तीसरी लाइन ट क ख ग घ ङ च छ ज झ यहाँ ट ठ ढ ढ। वो तीसरी लाइन ट का है, इसलिए जो अवयव हैं, जो भाग है तीसरा मूर्धा है, इसलिए उसके हम ट वर्ग को हम मूर्धा में रख लेंगे, ट ठ ड ढ ढ। फिर त वर्ग को हम दंत में रखते हैं, प वर्ग को हम ओष्ठ में रखते हैं। अब प्रश्न यह आपसे बार बार पूछा जाता है, बड़े बड़े कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि घ, घ किस, घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो पहले हम यह ध्यान देते हैं कि घ किस वर्ग का अक्षर है। जैसे घ किस वर्ग का अक्षर है, तो हम देखते हैं कि घ क लाइन का है, अर्थात क के पांचों अक्षर का उच्चारण किससे होता है? कंठ से, अर्थात घ का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? कंठ। अंगा का कंठ, ख का कंठ, उसे ऐसे च का होता है। जैसे कोई पूछ दे कि झ का उच्चारण स्थान क्या है, तो पहले हम यह ध्यान देते हैं कि झ किस वर्ग का है, तो झ किस लाइन में आता है? च। दूसरा कंठ के बाद क्या आता है? तालु, इसका मतलब च जो झ होगा वह तालु वर्ग का होगा। इसी तरह से ट, जैसे हम पूछते हैं द किस वर्ग का है, तो द पहले हम ध्यान देंगे कि द किस लाइन में आता है? त थ द, यानी दंत, वो चौथा भाग इसलिए दंत वर्ग का। जैसे हम पूछते हैं भ किस वर्ग का है, उसका उच्चारण स्थान क्या है, तो पहले भ प वर्ग का है, उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ऐसे भी कंपटीशन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग को प्राथमिक ज्ञान होना जरूरी है। अब बात रह गई बेटा, फिर देखिए एकदम इत्मीनान से मैं बता रहा हूँ, इत्मीनान से सुनिए आप। व्यंजन की सभी संख्या कितनी होती है? 39। लेकिन होता कैसे? किताबों में कहा जाता है 36 होती है। होता कैसे है? जैसे एक वर्ग में 5 अक्षर, जैसे प क से लेकर के म तक 5 25 25 अक्षर। म के बाद होता है य र ल व, इसको हम बड़ा सा मूर्धन्य सा छोटा सा ह कहते हैं। छ त्र ज्ञ, और इसके बाद जो जिसको हम श्री लिखते हैं वह एक अक्षर बढ़ा दिया जाता है। इसको हम, ये चार जो होते हैं छ त्र ज्ञ स्र, यह संयुक्त व्यंजन होते हैं, इसकी गणना व्यंजनों में नहीं होती है, इसलिए तो 4 4 8 25 8 33 33 माने जाते हैं। अब देखिए यह, अब प्रश्न बनता है कि उच्चारण के आधार पर या लिखित के आधार पर। मैं आपसे बहुत पहले कहा था कि जब स्वरों की संख्या 11 उच्चारण के आधार पर होती है तो व्यंजन की संख्या 33 होती है, और जब उसकी स्वरों की संख्या 13 होती है तो इसकी 39 होती है। तो इस तरह से हम बहुत स्पष्ट रूप से बता दें कि स्पर्श व्यंजन के बाद अंतस्थ व्यंजन, एक क्रम से याद कर लेंगे। तो म के बाद जो 4 अक्षर होते हैं य र ल व बड़ा स, य र ल व बड़ा स, स्पर्श व्यंजन के बाद इन 4 अक्षरों को हम अंतस्थ व्यंजन में डाल लेते हैं। फिर
य र ल व बड़ा स के बाद मूर्धन्य स छोटा स ह, मूर्धन्य स छोटा स ह, जो भी है 4 अक्षर होते हैं वह किसमें होते हैं? उष्म व्यंजन। किसमें होते हैं? उष्म व्यंजन में होते हैं। बाकी जो अक्षर बचते हैं उसको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। अब प्रश्न बनता है संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त का मतलब कि जो व्यंजन जो 2 व्यंजनों से मिलकर बना है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन, जैसे मैं बता दिया कि य र ल व हो गया। किसके बाद आता है? म के बाद, प फ ब भ म के बाद य र ल व ह, ये आते हैं। तो इसका जो आप रिवाइज़न कर लीजिएगा, बाकी मैं इसके बाद आपको पढ़ाता हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को 17 तारीख को अगले दिन अगले वीडियो में वर्ण विचार पर चर्चा किया था। आपके कोर्स के स्वरूप कुछ भाग अभी छूट गए थे, जिस पर मैं पुनः वर्ण विचार पर चर्चा करने के लिए आप लोग की कक्षा में उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, कल हम वर्ण विचार के अंतिम कड़ी में हम संयुक्त व्यंजन की चर्चा कर रहे थे। जैसे कि हम आप लोग को बताए थे कि संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, छ, त्र, इज्ञ और स्र। आपके दिमाग में एक कौध होता होगा कि यह किन किन अक्षरों से मिलकर बनता है। प्यारे बच्चों, इसकी बहुत सरल विधि है। जैसे आप मैं पहले हिंदी में बता दे रहा हूँ, फिर इसको अंग्रेजी में बता दूंगा, आपको सरलता से समझ में बात आ जाएगी। जैसे छ जो बनता है, इसको हम कहते हैं छतरी वाला छ आम भाषा में, वह क और मूर्धन्य स से बनता है। त्र जो होता है त और र से मिलकर बनता है। ज्ञ जो बनता है ज और इया से मिलकर बनता है। जो स्र होता है, स्र जिसे हम श्री लिखते हैं, वह बड़ा स और प्लस र से मिलकर बनता है। या अगर ऐसे आपको याद न हो तो जैसे आप अंग्रेजी में लिखते हैं छतरी, छ के यस एच, त्र के लिए टी आर का प्रयोग करते हैं, स्र के लिए एस एच आर का प्रयोग करते हैं। तो जैसे के यस एच लिख दिया, तो उसको बीच में जब उसको तोड़ेंगे तो के यहाँ कामा लगा देंगे तो के से क हो जाएगा, यस एच से मूर्धन्य स हो जाएगा, यानी क और मूर्धन्य स से छ बन गया। टी आर से लिखते हैं, टी से त प्लस आर से र बनता, यानी त आर से त्र हो गया। बड़ा सा इसको हम कहते हैं यस एच आर, यस एच आर। तो यस एच आर जो है स्र जो बनाते हैं, यस एच आर ए स्र बनाते हैं, तो यस एच से बड़ा सा हो गया, आर से जो है र हो गया, यानी बड़ा स से और र से मिलाकर क्या बनता है? स्र बनता है। इस तरह से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ विद्वान व्यंजन का वर्गीकरण 2 रूप में करते हैं। पहला है घोषत्व के आधार पर, दूसरा है प्राणत्व के आधार पर। मैं पहले की बात कर रहा हूँ घोषत्व के आधार पर। घोषत्व का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनियों का कंपन होना। स्वर तंत्रियों में ध्वनियों का कंपन होना। यह 2 स्वरूप होते हैं, अघोष और सघोष। अघोष किसको कहते हैं और सघोष किसको कहते हैं?
हम अघोष की परिभाषा को बता रहे हैं। जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं में कंपन न हो, जिन वर्ण का कोई वर्ण का हम उच्चारण कर रहे हैं, जो हमारे जो स्वर तंत्रिकाएं हैं उसमें अगर कोई कंपन नहीं होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। अगर सघोष की परिभाषा क्या होती है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाओं में कंपन होता है उसको हम सघोष कहते हैं। अब प्रश्न ये बनता है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी पहचान क्या है? एक जान लीजिए आप। हिंदी में वर्ग होते हैं, जैसे क से लेके प तक, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 होते हैं। 5 लाइन, यानी पहली लाइन क की है, वर्ग की पहली लाइन क है और आखिरी लाइन क्या है? तो हम बात कर रहे हैं अघोष की। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष होता है। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है? अघोष होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर क्या होता है? सघोष होता है। प्रश्न यह बनता है कि जैसे कोई ये पूछ दे कि ग अघोष है या सघोष, तो पहले हम यह क्लियर करेंगे कि ग किस वर्ग का किस क्रम पर अक्षर है। जैसे ग, क, ख, ग, तीसरा है तो हम जानते हैं कि तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर क्या होता है? सघोष होता है। इसका मतलब ग जो है सघोष है। कोई पूछ दे टक अघोष है या सघोष है, तो ट अपनी लाइन का पहला अक्षर है, इसलिए ट अघोष। इसी तरह से हम क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक के सभी अक्षरों का हम अलग अलग वर्गीकरण करके अघोष और सघोष की गणना कर लेते हैं, उनकी कल्पना कर लेते हैं, उनको जान लेते हैं। अगली बात यह है, दूसरी बात हो गई कि प्रारत्व, यानी वर्गीकरण के आधार पर हम पहले गणना किए, बताए आपको घुसड़त्व, दूसरा है प्रारत्व। प्रारत्व का मतलब होता है हवा। प्रारत्व का मतलब क्या होता है? हवा। यह 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण महाप्राण में क्या होता है? अल्प माने थोड़ा, महा माने अधिक, बड़ा, प्राण माने हवा। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से हवा कम से कम निकलती है उस वर्ण को हम अल्प प्राण कहते हैं। जिस वर्णों का उच्चारण करने में मुख से हवा कम से कम निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से हवा अधिक से अधिक निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। अब फिर आपके दिमाग में बात आएगी, इसको हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा अक्षर अल्प प्राण है, कौन सा अक्षर महाप्राण है। देखिए, एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। 5 वर्ग में कितने हो गए बेटा? 25 अक्षर। इन्हीं वर्गों में से हम अल्प प्राण महाप्राण का वर्गीकरण करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, हम कुछ न करेंगे, जैसे एक लाइन में 5 अक्षर होते हैं, जैसे हम पहले कह लेते हैं अल्प प्राण, फिर क्या कह लेते हैं? महाप्राण। अब देखिए, जैसे क, ख, ग, घ, अंग 5 अक्षर हैं, किसी भी वर्ग क से लेकर के प तक, तो हम ऐसे करेंगे अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। फिर से देखिए, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, यानी अल्प प्राण 1, फिर तीसरे नंबर पर अल्प प्राण, फिर 5वें नंबर पर अल्प प्राण। यानी एक लाइन में अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है? 3, और महाप्राण की संख्या 2। यानी पहला, तीसरा और 5वां अक्षर अल्प प्राण होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस खाली कोई पूछता है तुरंत अंगूठा लगाइए, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। जिस पर जैसे ग की बात करते हैं तो ग तीसरा अक्षर है, तो अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण, यानी ग अल्प प्राण। अंग अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। कोई कहता है कि जैसे
झ, मान लीजिए कि झ, झ कौन सा है? अल्प प्राण है, महाप्राण है, तो उठाएंगे कि झ कौन सा अक्षर है? चौथा अक्षर है। तो अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, यह चौथा अक्षर है। इस तरह से हम अल्प प्राण महाप्राण के वर्गों में क से लेकर के प तक के वर्गों की गणना कर लेते हैं, जान लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे बनता है, इनकी संख्या की बात होती है। मैं पुनः चल रहा हूँ कि अघोष सघोष की संख्या कितनी होती है, अल्प प्राण महाप्राण की संख्या कितनी होती है। ध्यान से सुन लीजिए। अघोष व्यंजन की संख्या 13, सघोष व्यंजन की संख्या 20। यह देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत पहले आपको व्यंजन पढ़ाते हुए कहा था कि स्वर का 3 गुना व्यंजन होता है उच्चारण के आधार पर। तो इसका मतलब सिद्ध होता है कि 11 स्वर 33 व्यंजन, 11 स्वर 11 33 होते हैं ना, तो इसका 3 गुना भाग बढ़ जाता है। तो इसी तरह से 13 ठीक क्या हो गया, अघोष और सघोष की संख्या 20 होता कैसे है? देखिए, जैसे मैं कहा कि अघोष में पहला दूसरा अक्षर अघोष होता है, तो एक लाइन में 2 अक्षर, 2 पाँचे 10 अक्षर, एक लाइन 5 अक्षर लाइन बराबर 2 10 हो गया, प्लस तीनों जो स होता है, छोटा स, बड़का स, मूर्धन्य स, छोटा स, यानी 2 पाँचे 10 3 13, 13 अक्षर जो क्या होते हैं, अघोष होते हैं। सघोष में एक लाइन में 3 अक्षर बचा, 3 पाँचे 15 प्लस अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं? य, र, ल, व प्लस ह, यानी कितनी संख्या हो गई? 20। इसी तरह से अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है, महाप्राण की संख्या कितनी होती है? तो आप जानते हैं कि एक लाइन में अल्प प्राण की संख्या 3 होती है, तो 3 पाँचे 15 अक्षर हो गया, प्लस अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व प्लस ह, यानी 5 20 हो गया। अब जानते हैं महाप्राण की संख्या एक लाइन में 2 होती है, तो 2 पाँचे 10 प्लस तीनों स, ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग कोर्स के अनुसार मैंने इसको पढ़ा दिया। अगली बात होती है प्रश्न बनता है बेटा, वर्ण विचार में कुछ प्रश्न 3 स से बनते हैं, जैसे बड़का स, मूर्धन्य स, छोटा स। यह हम आम भाषा में कहते हैं बड़का स, छोटका स, लेकिन यह ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग ऐसे नहीं कहते। वह आम भाषा में समझाने के दृष्टिकोण से कह दिया जाता है बड़का स, मूर्धन्य स, छोटका स। हम कल स्पर्श व्यंजन पढ़ा रहे थे, उसमें आपको बताए थे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये तीनों स को हम बड़का स नहीं कहते, इसकी इसको पहचान लीजिए आप होता क्या। जैसे पहले बड़का स, फिर मूर्धन्य स, फिर छोटा स कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे यह बड़ा स को दे दिया जाए और यह पूछ लिया जाए, तीनों स को दे दिया जाए कि तालु स किसको कहते हैं, तो आप घबरा जाएंगे कि बड़का स, मूर्धन्य स, छोटका स होता है। तालु स का नाम नहीं सुने, दंत स का नाम से इसको देखिए, एकदम सरलता से जान लीजिए। 3 स होते हैं, बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा स। अब हम इसको मूर्धन्य स का मतलब मूर्धा से, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, यानी बीच में पड़ रहा है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये मूर्धा मतलब बीच में। तीनों स, बड़का स, मूर्धन्य स और छोटा स के बीच में क्या है? मूर्धा है। यानी मूर्धन्य स, उस स का नाम मूर्धन्य स क्यों पड़ा? क्योंकि उसका उच्चारण मूर्धा स से होता है। तो उसके पहले एक पड़ता है क्या? बड़का स। तो मूर्धा के पहले तालु पड़ता है, यानी बड़का स को हम तालु स कहते हैं। छोटका स उसके बाद पड़ता है, ठीक है। तो मूर्धा के बाद दंत पड़ता है, इसलिए छोटका स को हम क्या कहते हैं? दंत स कहते हैं। यानी बड़का स को तालु स, मूर्धन्य स को मूर्धन्य स, छोटा स को दंत स कहते हैं। इसी हिसाब से हम जब किसी शब्द को लिखते हैं तो यह समझना होता है कि कहाँ पर बड़का स लगेगा, कहाँ पर मूर्धन्य स लगेगा, कहाँ पर छोटका स लगेगा। जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, स उच्चारण करते हैं, स जैसे मान लीजिए शेष है, शीर्ष है, शाबाश है, ऐसा जब प्रयोग करते हैं, जब जीभ तालु से सटती है
तो हम बड़ा सा का प्रयोग करते हैं। जब जीभ मूर्धा से सटती है तो हम मूर्धन्य स का प्रयोग करते हैं। जब जीभ दाँत से सटती है तो हम छोटा स का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आपके कोर्स के अनुसार, है तो बहुत विस्तृत रूप, लेकिन आपके कोर्स के अनुसार हम जितना हो सका उतना आपको बता दिए। बाकी जब अगली कक्षाओं में आप जाएंगे तो हम इसे विस्तृत रूप से बताएंगे ताकि आप अपने विषय में पारंगत हो सकें। धन्यवाद, नमस्ते।